we were decided to we have decided to make this backend development using Java and Spring Boot technology. So Spring Boot framework basically. But when I was preparing for this, I found that कि जो टर्म्स हैं स्प्रिंग बूट में या जावा में, वो एक एक टर्म जो हम नॉर्मली होना चाहिए यूज, वो सारे के सारे टर्म अपने आप में पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप मैं बोलता हूँ कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे, देन यू शुड नो कि व्हाट इज फ्रेमवर्क। एंड स्प्रिंग बूट से पहले एक फ्रेमवर्क और आया था कोड मैनेजमेंट के लिए, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बना है। एंड ये सारी चीजें जावा के ऊपर चल रही हैं या जावा का कोड मैनेज कर रही हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर जो लोग जावा जिनको नहीं पता है, एंड जिनको जावा पता भी है अगर, तो भी क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस अभी नहीं है जावा में डेवलपमेंट करने का, तो हम लोगों को एक एक टर्म पे काम करना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, इसका स्प्रिंग से डिफरेंस क्या है, आईओसी क्या है, बीन क्या है। तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हम लोग केवल टर्मिनोलॉजी में ही उलझ रह जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट तक, मेन डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्लस जो लोग जावा से अवेयर भी नहीं हैं, उनके साथ ये दिक्कत होगी कि अगर कैसे भी हम लोग वहां तक पहुंच भी जाते हैं, जितना टाइम हम लोगों के पास है, उसमें भी वो कोड समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों को एक ही फ्लोर पे लाने के लिए कि सब लोग एक लेवल से ही डेवलप करें, तो आई चेंज द प्लान बिकॉज कि सारे लोग एक जैसी चीज जाने, क्योंकि कुछ लोगों को जावा आती है, कुछ को नहीं आती है, और जावा जिनको आती भी है उनको भी शायद उतने अच्छे से नहीं आती कि वो स्प्रिंग बूट अभी सीख सके। तो इसके लिए अब हम लोग जो बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे वो जावा की जगह पर पीएचपी में करेंगे। पीएचपी बहुत वाइडली यूज बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, और फेसबुक में या और भी वर्डप्रेस है, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पे पीएचपी में ही बैकएंड बना हुआ है। इनिशियली जब वेब डेवलपमेंट हुआ, जब वेबसाइट्स बनी, तब पीएचपी में ही वेब डेवलपमेंट होता था। और अभी भी बहुत सारी कंपनीज की पीएचपी में ही वेब डेवलपमेंट करती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो पीएचपी से अब मूव करके जावा या नोड जेएस की तरफ जा रही हैं। कुछ कंपनी जेंगो भी यूज कर रही हैं। बट पीएचपी के थ्रू जब आप करेंगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हो पाएंगे कि वो क्या होते हैं। अदरवाइज स्प्रिंग बूट के थ्रू जाने में मैं देख रहा था कि उसमें एम्बेडेड सर्वर है, टॉमकैट लगता है, उसमें एम्बेडेड सर्वर रहता है, लेकिन अब आप वेब सर्वर से अवेयर नहीं है कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसके साथ आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में, आपके फंडामेंटल्स ही वीक हो जाएंगे। तो इसके लिए हम पीएचपी में वेब डेवलपमेंट करेंगे। एमवीसी हम अभी भी फॉलो करेंगे, एमवीसी मॉडल के थ्रू ही करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर के फॉर्म में ही चलेंगे। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी होगी वो जावा स्प्रिंग बूट ना होके पीएचपी होगी। पीएचपी चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए या तो आप पीएचपी और माई सिक्वल इंस्टॉल कर लें, या फिर उसकी जगह पर क्योंकि देखिए जहाँ पर भी आप कोई वेबसाइट चलती है वहाँ पर कोई वेब सर्वर चल रहा होता है। अब वेब सर्वर क्या होता है ये जानते हैं। वेब सर्वर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो किसी मशीन पर चल रहा है, और वो आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करा रहा है। एक सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन पे चल रहा है और आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि वो आपके सर्वर से कनेक्टिविटी दे रहा है, आपके क्लाइंट से HTTP के थ्रू जो है वो नेटवर्क को यूज़ करके रिक्वेस्ट जा सकती हैं, आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उधर से उसने फॉर्म का डेटा भेजा, यहाँ एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से आपने कुछ रिजल्ट देखा तो उधर चला गया। तो नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट एंड सर्वर आपस में बात कर सके, सर्वर और डेटाबेस आपस में बात कर सकें कि कैसे उनको आपस में कम्युनिकेट करना है। ये सारी बेसिक फैसिलिटीज वेब सर्वर प्रोवाइड कराता है।
बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं, टॉमकैट है, अपाचे का है, जेटी सर्वर है, बहुत सारे वेब सर्वर अवेलेबल होते हैं। अभी हम लोग बेसिक डेवलपमेंट के लिए एक जैम्प वेब सर्वर आता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही होगी आप लोग को। ये जैम्प सर्वर है, ये मैंने इंस्टॉल किया था। ये आपको जैम्प की साइट से मिल जाएगा, ठीक है। ये आप अपने विंडोज़ या लिनक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें वेब सर्वर भी आता है जैम्प के साथ साथ, माई सिक्वल डेटाबेस भी आता है, प्लस पीएचपी भी इसमें इंस्टॉल रहती है। तो आपको एक्सटर्नल जो है वो कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैम्प चलाएंगे, जैम्प अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको इनको स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करने में हो सकता है कि कई बार आपका माई सिक्वल या अपाचे वेब सर्वर ना चले, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है, जो कि ये होता है कि आपको पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। आप लोग पोर्ट जानते हैं क्या होता है? जो लोग जानते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं कि पोर्ट क्या होता है। किसी को पता है? ओके, आशीष। सो पोर्ट क्या होता है? भैया वो आर्डिनो आईडी वाले में देखे थे तो वहाँ पे पोर्ट था, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड था। हाँ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नहीं, लेकिन हाँ मतलब एक एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए होता है। वो आपका कॉन्सेप्ट शायद आपको पता है कि क्या है, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर वो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करती है, ठीक है, अगर वो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करती है, तो होता ये है कि दो एड्रेस रहते हैं। एक आपकी मशीन का एड्रेस होता है, शायद आपने नाम सुना हो मैक, ठीक है। एक होता है आपका आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ योर मशीन इन द नेटवर्क। एड्रेस ऑफ योर मशीन इन द नेटवर्क, यानी कि जब भी आप किसी नेटवर्क से, अपने मोबाइल डेटा से, अपने वाईफाई से, अपने लैन केबल से, किसी से भी अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो डीएचसीपी के थ्रू, ये एक प्रोटोकॉल होता है, या आप पूरा नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, उसके थ्रू आपको एक आईपी अलॉट होती है। वो आईपी जो है पूरे इंटरनेट में आपकी मशीन की पहचान होती है, जब तक आप उस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जब आप दूसरे नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तब आपकी मशीन की आईपी चेंज हो जाती है। तो ये एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट में आपकी मशीन को पहचानने का। फिर आता है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है कि आपकी मशीन में का इंटरनेट पे एड्रेस तो मिल गया, कि ये आपकी पूरी मशीन को एड्रेस मिल गया आईपी से, लेकिन आपके लैपटॉप में बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होंगी, ठीक है। तो उनमें से किस एक एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे में 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, मेरे में क्रोम भी खुला है, मेरे में फायरफॉक्स भी खुला है, मेरे में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खुला है, ठीक है। मान लीजिए 3 एप्लीकेशन खुली हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली जो इंटरनेट से चल रही है। अब मेरे इंटरनेट से कनेक्ट होने पे मेरी मशीन को तो एक आईपी मिल गई, लेकिन जब बाहर से किसी को मेरे मशीन पे कुछ वेबसाइट भेजनी है, पर आप देखेंगे, आप जब क्रोम में कुछ खोलते हैं तो वो क्रोम में ही खुलता है, ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट जाके फायरफॉक्स में खुल जाता है। तो होता ये है कि जब आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उसको एक नंबर असाइन होता है, या आप कह सकते हैं उसको एक पोर्ट असाइन होता है। वो पोर्ट इंटरनेट में आपके मशीन में चल रही एप्लीकेशन की पहचान होती है। यानी कि अगर वो पोर्ट 90 पे चल रहा है, तो जब आपका एप्लीकेशन से डेटा आगे जाएगा, तो उसमें वो पोर्ट जाता है कि ये 90 पोर्ट पे चल रहा है, और जब भी कोई चीज उधर से रिटर्न होके आती है, तो वो उसी एप्लीकेशन को उस 90 नंबर से ही पहचानती है कि भाई मेरे को 90 डिजिट से जो आया था, वो उससे डेटा आया, मेरे को उसी पर रिजल्ट वापस भेजना है। तो आईपी नेट
नेटवर्क में आपकी मशीन की पहचान है, पोर्ट नेटवर्क में आपकी मशीन में चल रही एक एप्लीकेशन की पहचान है। तो कई ऐसा होता है कि आपके मशीन में पहले से मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन चल रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने पहले से ही कहीं MySQL चला रखा है, तो आप क्या होता है कि डिफॉल्ट पोर्ट तो कुछ डिसाइड रहते हैं कि जनरल जिसने MySQL बनाया उसने डिसाइड किया कि 3306 पर MySQL चलना चाहिए, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि 3306 पे MySQL चलना चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले से आपकी मशीन में कोई एप्लीकेशन 3306 पोर्ट पे चल रही है, तो इसने तो लगा के भेजा कि आप 3306 पे स्टार्ट करें, लेकिन वहां पे पहले से कोई एप्लीकेशन चल रही है, तब फिर वहां पे ये एप्लीकेशन नहीं रन हो सकती है। एक ही पहचान दो एप्लीकेशन को नहीं दी जा सकती। उस केस में क्या होगा कि फिर आपको हो सकता है कि जब ये ना स्टार्ट हो तो आपको यहाँ पे पोर्ट चेंज करना पड़े, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आज कि जैम्प इंस्टॉल करेंगे। मैं बंद कर देता हूँ, मैं चैट में लिख दे रहा हूँ, जैम्प इंस्टॉल करेंगे। इसमें आपको PHP MySQL सब मिल जाएगा, और इसमें आपको ये MySQL एंड अपाचे वेब सर्वर ये आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरी स्क्रीन में कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे में चल रहा है। अच्छा, आपकी मशीन में बेसिकली क्या होगा कि देखिए मेरे में ये बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे चलता है, 80, पर मेरी मशीन में पहले से एक वेब सर्वर 80 पे चल रहा था, तो मैंने उसको 90 पे चलाया है। अब उसको चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि चालू हो गया या नहीं, वहां से आपको दिख जाएगा। और आप अपने ब्राउजर पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए देखिए, सबसे पहले आईपी, आपकी अपनी मशीन की नेटवर्क में आईपी मतलब केवल अपनी मशीन से ही कांटेक्ट करने के लिए, नेटवर्क के से तो आपकी एक आईपी अलग होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब एक्चुअल में इसमें देखिए बहुत सारी आईपी आपको दिख रही होंगी। एक ये देखिए, ये रही लोकल होस्ट, एक ये आईपी है वाइड लैन की, एक ये इंटरनल आईपी है, ठीक है। ऐसे कई आईपी हैं मेरे में, ठीक है। और बाकी मैक ये आपका IPv6 वगैरह है, ईथरनेट V6 है। तो ये जब आपको अपनी ही मशीन से कांटेक्ट करना है तब आपको लोकल होस्ट यूज में आती है, ठीक है। LO जो लिखा हुआ है लोकल के लिए है, और ये बाकी आईपीज हैं उनको आप नेटवर्क में पढ़ेंगे। तो आपकी मशीन को जो भी आईपी असाइन होगी, यानी कि लोकल होस्ट, आप यहाँ पे 127.0.01 की जगह पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते थे। फिर पोर्ट देने के लिए आपको कॉलन पोर्ट नंबर देना होता है, ठीक है। वो पोर्ट नंबर आप जैसे देंगे तो इसको एंटर करते ही अगर आपका ये पेज खुल जाता है, जो कि उसमें बाय डिफॉल्ट पेज बना हुआ है जैम में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सर्वर है वो अप हो गया है, ठीक है। और इसी के अंदर PHP माई एडमिन भी है, जो हमने डिस्कस किया था PHP का जब हम MySQL चला रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली PHP माई एडमिन शायद मैंने किसी को बोला भी था, किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि ये और क्या इंस्टॉल करना है, तो मैंने PHP माई एडमिन के लिए भी बोला था, कर लिया, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। तो जैम से ही और किया था सर हमने। हाँ, तो जैम जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, बाकी जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वो जैम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। और जैम्प इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसमें इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज हम PHP में देखते हैं कि PHP कैसे चलती है, ठीक है। सो बेसिकली PHP है क्या, PHP इज फुल फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी जावा स्क्रिप्ट थी। जावा स्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया था और उसके बाद उसको कोड में ऐड कर दिया था HTML पेज के में, और कहीं पर भी हम ऐड कर पा रहे थे, इनलाइन ऐड कर पा रहे थे, स्क्रिप्ट टैग लगा के कर पा रहे थे, बाहर से फाइल के थ्रू कर पा रहे थे।
वैसे ही PHP भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो थी वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। यानी कि जब जो आपका वेबसाइट यूज कर रहा है, ब्राउजर पे चला रहा है, वहां पर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही थी। PHP आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो सर्वर पर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा वो PHP के थ्रू होगा। ठीक है, ओपन सोर्स है, यानी कि इसमें आप ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल जिन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, यानी कि केवल वही यूज नहीं कर सकते, कोई भी उनको फ्री में यूज कर सकता है, और अगर किसी को उनमें और एडिशनल फीचर्स डालने हैं तो वो भी डाल सकता है। ठीक है, सर्वर पर ये एग्जीक्यूट होती है। PHP फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। PHP का खुद का कोड तो हो ही सकता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, बट उसमें PHP के कोड के अलावा HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट फाइल, ये सारी चीजें भी PHP की एक फाइल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, PHP का कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, और जब सर्वर पर एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट ब्राउजर को प्लेन HTML फाइल के फॉर्म में दिए जाते हैं, और जब वो ब्राउजर पे पहुंचते हैं तो वो HTML फाइल खुलती है, और क्योंकि ब्राउजर को पता है कि HTML फाइल को कैसे डिकोड करना है, तो हमारा पूरा व्यू दिखता है। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। PHP की फाइल में को सेव कराने के लिए आपको .php एक्सटेंशन के साथ सेव करना रहता है, जैसे जावास्क्रिप्ट का JS था, PHP का .php है। ठीक है, PHP के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट मतलब कि किसी के लिए वो चीज कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। जैसे मान लीजिए टीचर के लिए हो सकता है कि आपका वेलकम मैसेज कुछ और हो, स्टूडेंट के लिए वेलकम मैसेज कुछ और हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जब टीचर ने लॉग इन किया तब उसके लिए कौन सा वेब पेज खुला वो अलग था, और जब स्टूडेंट ने लॉग इन किया तो उसके लिए मार्क्स व्यू करने वाला पेज खुला तो वो पेज अलग था। लेकिन दोनों अलग अलग पेज एक ही जगह से कैसे खुल सकते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपके सर्वर पर बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है और आपको उनमें से कहीं पे फाइल को रीड करना है, राइट करना है, नई फाइल बनानी है, फाइल को डिलीट करना है, क्लोज करना है, वो कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे जो भी आपने फॉर्म बनाए हैं इनपुट करवाने के लिए, यूजर का मार्क्स इनपुट कराने के लिए, नेम या ईमेल या पासवर्ड इनपुट कराने के लिए, कोई फाइल इनपुट कराने के लिए, कोई इमेज इनपुट कराने के लिए, वो सारा डेटा भी जो है वो आप PHP के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। और PHP के थ्रू आप कुकीज के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी आप कुकीज यहाँ से भेज भी सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। कुकीज जिन लोग को नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है कि ब्राउजर के अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हैं तो एक नंबर वो आपकी आईडी से रिलेटेड, यानी कि जिसने लॉगिन किया है उससे रिलेटेड, या जिसने लॉगिन नहीं भी किया है कई बार उसके लिए भी क्या होता है कि मशीन की मशीन की से रिलेटेड, मशीन की आइडेंटिटी से रिलेटेड एक नंबर जाके सेव हो जाता है, जिससे कि जब आप अगली बार उस वेबसाइट पर आते हैं तब सेम चीज खुलती है। जैसे अगर आप कभी देखें, आप गूगल पर मतलब क्रोम पर अगर आप मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट खोलते हैं, ठीक है, अ, अभी ये लॉगिन है, ठीक है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो कुकीज के थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे कोई भी सामान इसमें से ऐड करते हैं, मान लीजिए कुछ भी कार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, इसको आपने कार्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे, अभी देखिए कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है, तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट को पता ही नहीं है कि किसने ऐड किया। ठीक है, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तब लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपकी कार्ट में ये बल्ब दिख रहा होगा, आपने इसको ऐड किया लॉगिन करने से पहले, लेकिन जब आपने लॉगिन किया तो उसमें कार्ट में बल्ब रहा, तो उसको कैसे पता चला? पता चलने का रीजन यही है कि वो कुकीज में उसने सेव कर लेगा आपके लॉगिन करने से पहले कि आपने कहाँ पर आपने क्या ऐड किया था, और यही मशीन थी। अगर सेम मशीन से ही लॉगिन हो रहा है तो वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ भैया, जिसने पिछली बार वो किया था ये उसी का काम है, और उसको कार्ट में ऐड कर दो। या फिर आप कभी यूट्यूब में अगर आप कभी देखें
तो आप अगर किसी वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो जहां तक आपने देख ली होती है और आप YouTube बंद कर दीजिए, अगली बार जब आप शुरू करते हैं तो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। तो वो कुकीज के थ्रू ही मैनेज होता है, YouTube अपने पास कुकीज के थ्रू ये सेव कर लेता है कि आपने वीडियो कौन सी वीडियो कहाँ तक देखी है और अगली बार वहीं से स्टार्ट करने के लिए चालू करता है। तो ये सब भी कुकीज के थ्रू मैनेज होता है। तो आप PHP के थ्रू कुकीज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो आपके ब्राउजर में सेव रहती है, यहाँ पर सेव रहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे कुकीज सेव है, ठीक है। देखिए मैंने इसमें कुछ कुकीज जो हैं वो हमेशा के लिए हैं। ये देखिए री संस्कृत पे है, कुछ IP पे है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें बहुत सारी साइट हैं, अमेजोन पे है, अमर उजाला है, ठीक है, व्हाट्सएप है, रेजर पे है, स्लैक है। तो ये सारे ना इन्होंने सेव करके रखा हुआ है, तो मैं अगली बार जब साइट पे जाता हूँ तो उन्हें पता होता है कि पहले ये आया हुआ था। आप ये डेटा यहाँ से हटा देंगे तो वो हट जाएगा, फिर उन्हें नहीं पता चलेगा। तो वो चीज़ रहती है, ये आप PHP के थ्रू कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये डेटा ब्राउज़र से भेज सकते हैं और वहाँ पे सेव करा सकते हैं सर्वर पे। इसके अलावा PHP के थ्रू MySQL से या MariaDB से या और भी डेटाबेसेस हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बार डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद फिर आप वही सारे ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। आप यूज़र एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपका वेबसाइट को यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। डेटा आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब है, मान लीजिए कि जैसे अगर आपका कोई पासवर्ड है या कोई ऐसा डेटा है जो आपने सेंड किया और आप नहीं चाहते कि वो एज इट इज सेव हो जाए, क्योंकि मान लीजिए किसी का लॉगिन पासवर्ड है और आपने पासवर्ड सर्वर में एज इट इज एज ए टेक्स्ट सेव करा लिया, तो जिसके पास भी MySQL का एक्सेस हाथ में लग गया वो सबके यूजर और पासवर्ड जान जाएगा, ठीक है। तो इससे डेटा लीक हो सकता है लोगों का। तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं कि PHP में डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्शन इज लाइक कि उस वेब पासवर्ड को या उस टेक्स्ट को एक दूसरे फॉर्म में बदल देना जो नॉर्मल किसी को समझ में नहीं आएगा और वो डायरेक्ट पासवर्ड की तरह यूज भी नहीं हो सकता, लेकिन सेव वो होगा। जब आप उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करेंगे तो आपको आपकी ओरिजिनल वाला डेटा है जो मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप PHP के थ्रू कर सकते हैं। PHP का कोड चलाने के लिए आप PHP स्क्रिप्ट को जो आप सर्वर पे चलेगी और जो ब्राउजर पे HTML आएगा लौट के, उसको चलाने के लिए आपका सिंटेक्स बेसिकली ये होता है कि आपको PHP को शुरू करने के पहले टैग की तरीके से ही लिखना होता है। आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, PHP लिखिए, PHP का कोड लिखिए एंड बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको हम चला के देख लेते हैं कहाँ पर है। मेरे इस डायरेक्टरी में कोड लिखा हुआ है OPT। यहाँ पर मेरा ये XAMPP था, ठीक है। तो इसके अंदर ये htdocs देन डैशबोर्ड ATW करके डायरेक्टरी थी जहाँ पर था। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरा जो XAMPP था वो ये इंस्टॉल है यहाँ पर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। htdocs इसका बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है और ये डैशबोर्ड के अंदर इसकी वो पूरी बना हुआ है। जो आपने पेज देखा था ना, जो चल रहा है या नहीं चल रहा है XAMPP सर्वर, तो वो ये यहाँ से पूरा कोड ले रहा था। मैंने इसके अंदर अपनी एक फाइल बनाने के लिए आगे ATW बना दिया है और उसके अंदर एक index.php फाइल दिखती है, ठीक है। ये रूट से चल रहा है, इस वजह से मैं आपको gedit index.php, देखिए ये फाइल है जिसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे कोई फाइल लिख देंगे ATW और index.php से वो समझ जाएगा कि सबसे पहली फाइल जो उसको चलानी है वो ये चलानी है, ठीक है। ये पूरा कैसे होता है वेब डेवलपमेंट वो तो हम सीखेंगे ही। आप मान लीजिए इस डैशबोर्ड तक तो उसका डिफॉल्ट था। डैशबोर्ड के अंदर मैंने ATW करके बनाया था डायरेक्टरी, वहाँ हम गए।
तो ये प्रिंट हुआ। अब ये प्रिंट कैसे हुआ, देखिए मैंने इसका कोड शुरू करने के लिए क्या लिखा, जूम नहीं हो सकता क्या? सबसे पहले मैंने जो लाइन लिखी वो है इको, और इको के अंदर आप अगर देखें तो मैंने डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है वो एक आप देखें तरीके से, तो ये एक HTML का है, ठीक है। मैंने H1 टैग के अंदर हरे कृष्णा लिखा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि PHP ने ब्राउजर पे प्रिंट किया H1 करके हरे कृष्णा, लेकिन ब्राउजर को H1 का मतलब पता था कि ये एक हेडिंग 1 है, तो उसने हरे कृष्णा वैसे प्रिंट किया। और दूसरी लाइन में मैंने प्रिंटार करके लिखा है, तो उसने प्रिंट कर दिया हरे कृष्णा, ठीक है। तो इस तरीके से PHP का कोड चलता है। में तो नॉर्मल चीज़ें ही हैं ये। इसके अलावा PHP में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का तरीका, कमेंट मतलब कि ऐसा कोड जो आपके फाइल में लिखा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वो बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि कोई कोड का पार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट हरे कृष्णा, ठीक है, तो वो ये बताने के लिए है कि ये लाइन जो है वो हरे कृष्णा प्रिंट कर रही है। तो आपको सिंगल लाइन में अगर कमेंट लिखना है तो आपको डबल स्लैश लगा के लिखना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक आप हैश लगा के भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, यानी आपको कई लाइनों में कमेंट लिखना है, तब आप उसके लिए ब्लॉक कमेंट यूज करते हैं। ब्लॉक कमेंट इज लाइक, इस तरीके से आप ब्लॉक कमेंट के थ्रू कोड को कमेंट कर सकते हैं। अब ये कमेंटेड कोड होने की वजह से अब ये कोड चलेगा नहीं, देखिए अब यहाँ पे इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कोड को कमेंट कर दिया था। अब आते हैं वेरिएबल्स में। जावा, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल देखे थे वैसे ही PHP में भी वेरिएबल होते हैं, और ये एग्जैक्टली वैसे ही लगभग काम करते हैं जैसे कि आपके जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे। बट डिफरेंस आप समझ सकते हैं इसका, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज जो होती हैं उनके साथ है, यानी कि आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है जब आपको वेरिएबल बताना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको डॉलर लिखना है, डॉलर लिखने के बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, और देन आप उसमें वैल्यू कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करने के लिए इको $a कर दीजिए, तो सेव हो जाएगा। सर्वर ही बंद हो गया, सर्वर तो चल रहा है। अच्छा, इसमें एरर, इसको न्यू लाइन, ये देखिए ये जो प्रिंट होके आ गया, तो ये क्या था कि मैंने वेरिएबल में सेव कराया था, ठीक है। PHP का जो वेरिएबल है वो आपका स्टार्ट होता है $साइन से, और उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल के नाम में फिर आप इसमें कोई भी वैल्यू इंस्टॉल कर मतलब सेव करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने स्ट्रिंग सेव कराया था, इसके अलावा आप इसमें इंटीजर सेव करा लीजिए, $b इज इक्वल टू 5, $c इज इक्वल टू 10, ठीक है। और आप इसमें प्रिंट कर दीजिए $b प्लस $c, ठीक है। अभी ये यहाँ पे सम प्रिंट कर
डॉलर ए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है। जबकि इधर जो इसके पहले से जो इसके सिंटेक्स हैं वो आपके केस मतलब केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनमें आप स्मॉल और कैपिटल दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं जैसा आपकी मर्जी हो, ठीक। इसके अलावा अगर आपको वेरिएबल का टाइप पता करना है, ठीक है, तो शायद इसमें एक फंक्शन होता है var dump करके, $a, देख लेते हैं। देखिए इसमें वो ये बता रहा है कि ये जो है एक स्ट्रिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उसने बताया कि एक 27 कैरेक्टर की जो है वो स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग क्या है, वो ये है। तो वेर डंप एक इसमें फंक्शन होता है जो पहले से बना हुआ फंक्शन है, उसका यूज करके हम वेरिएबल का टाइप जान सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम सी डाल दें तो भी बता देगा। ऐसे इसमें आप देखिए इंटीजर है, ठीक है, और वो 10 बाइट ले रहा है, वो उसने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ठीक है, बूलियन, ये सारी चीजें आप इसमें सेव करा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हम चलते हैं इको और प्रिंट पे। PHP में जब भी अभी हमने देखा कि हमको कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हमने दो स्टेटमेंट यूज किए थे, एक इको किया था और एक प्रिंट किया था, ठीक है। दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही काम करते हैं, दोनों का काम जो है वो आउटपुट स्ट्रीम पे यानी कि जो आपका स्क्रीन है उस पर कुछ भी प्रिंट कराना है, ठीक है। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि प्रिंट जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है वापस से। अभी रिटर्न फंक्शन पे आएंगे, जिनको फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो उन्हें पता होगा कि फंक्शन कुछ एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एक वैल्यू को रिटर्न करता है, अगर वो सक्सेसफुली राइट कर लेता है तो इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। प्लस इको के साथ ऐसा है कि आप उसमें मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, प्रिंट केवल एक ही आर्गुमेंट लेता है, और इको बहुत थोड़ा सा फास्ट होता है प्रिंट के कंपेयर। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $d इक्वल टू प्रिंट हरे कृष्णा, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इको करते हैं ब्रेक टैग। सबको पता है ना, ये लाइन जो मैंने लिखा है BR/, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए काम आता है PHP में, ठीक है। हाँ न्यू लाइन नहीं दिख रही है इस वजह से मैंने लिखा। अब देखते हैं प्रिंट का, मैंने ये लिखा है कि प्रिंट जो भी चलेगा, प्रिंट चलने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करे और वो रिटर्न होके डी नाम के वेरिएबल में सेव हो जाए। फिर मैंने इसको इको से प्रिंट करने की कोशिश करी है। अब इसको चला कर देखते हैं। देखिए प्रिंट हरे कृष्णा लिखा था, यानी कि हमने यहाँ पे ये लाइन चली तो प्रिंट हरे कृष्णा आया, ठीक है। और जब प्रिंट हरे कृष्णा हो गया तो जो इस प्रिंट ने रिटर्न किया वो डी में गया और इको ने वो डी की वैल्यू प्रिंट करी, और वो डी की वैल्यू कहाँ पर आ गई, वो डी की वैल्यू आपकी ये 1 प्रिंट हो गया। तो जब प्रिंट सक्सेसफुली चल जाता है तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, अगर वो नहीं चलता है तब फिर अब वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप कभी ये चेक करने के लिए कि प्रिंट सक्सेसफुली चला है या नहीं चला है और उस कंडीशन का यूज करके आप काम कर सकते हैं, तो आपको प्रिंट का यूज पड़ेगा। अदरवाइज आप इको के साथ जा सकते हैं क्योंकि इको आपका फास्ट होता है।
ठीक है। अगर प्रिंट वाली करते हैं, डेटा टाइप के बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप में मैंने आपको बताया स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स। एरे तो सब हम लोगों ने देख लिया था जब हम लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे थे कि एरे क्या होती है। ऑब्जेक्ट अभी हम देखेंगे। नल, नल एक डिफॉल्ट वैल्यू है जिसका यूज जनरली आप ये कह सकते हैं कि जहां पर वैल्यूज बाद में फिल होने वाली हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वेरिएबल है सी, लेकिन मैंने इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी और मुझे ये लगता है कि सी की वैल्यू बाद में कोई लॉजिक चलने के बाद आएगी, तो इसको खाली छोड़ने की जगह, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी इसको इको कराऊं, इको डॉलर सी कर दूं, अगर मैंने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली है और मैं इसको अगर इको कर दूं, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि सी आपका है या नहीं है। तो जनरली किया ये जाता है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल ऐसा है जो बाद में जिसमें वैल्यू आने वाली है, तो आप क्या करते हैं कि इनिशियली उसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, नल से इनिशियलाइज कर देने से होता ये है कि आप को ये जो आपको चीज फंस रही है ना कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी भी नल की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, लेकिन जब आप इस सी के साथ काम करेंगे, इसमें कोई वैल्यू ऐड करेंगे या डिफॉल्ट करेंगे, तब फिर वो एरर देता है, जिसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहते हैं जावा में। ठीक है, जो लोग सी प्लस प्लस या जावा में थोड़ा सा काम करा होगा जिन्होंने, उनको पता होगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, वो जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शन के नाम से आती है क्योंकि वहाँ पे ये नल एक पॉइंटर की तरह काम करता है। बाकी सी प्लस प्लस में भी नल वैल्यूज होती हैं, तो आप उनको मान सकते हैं। नल का मतलब बेसिकली यही है कि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट रहता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग अभी देखेंगे। बैड डंप हमने डिस्कस कर लिया। रिसोर्सेज अभी आपके काम का नहीं है। रिसोर्सेज बेसिकली यही चीज है कि माई सिक्वल चालू है या नहीं, यानी डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं, नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, मतलब चीजें जो उसको चलाने के लिए चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, डेटाबेस चाहिए, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं, तो उनको चेक करने के लिए रिसोर्स का यूज होता है। ठीक है, वैर टर्म से हम डेटा टाइप पता करते हैं किसी भी वेरिएबल का। अब हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, वैसे ही पीएचपी में भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तीन तरह के इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल में ही तीनों को लिखने का सिंटेक्स कोशिश किया है। देखिए, एक तो आपका केवल इतना, यहां से अगर मेरा कर्सर दिख रहा है ना सबको, यस सर। हाँ, तो एक तो आपका केवल इतना है जितना यहाँ तक है। एल्स इफ से पहले इफ कंडीशन ब्रेसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड देन ब्रेस 1, यानी कि एक तो आपका केवल इतना होता है कि आप इफ लिखिए, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो चल जाए और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ ना हो। ठीक है, जैसे कि $a इज इक्वल टू 10। ठीक है, इफ $a mod 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इको मॉड ऑपरेटर तो पता है ना सबको, ऑपरेटर तो पढ़ लिए थे ना सबने। देखिए, पढ़े थे या नहीं, कोई आंसर नहीं किया मेरे को। ऑपरेटर पढ़े थे ना? यस सर। हाँ। तो देखिए, इसमें मैंने सिंपल क्या कंडीशन लगाई है कि एक नंबर था 10, मैंने उसका 2 से मॉड लिया,
तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर बताता है मॉड, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर है, ठीक है। तो मैंने बस ये प्रिंट कर दिया। अभी अगर मैं इसकी जगह 11 लिख दूं तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो क्या होता है कि इफ के कंडीशन से आप केवल कंडीशन ट्रू के लिए लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इफ के साथ साथ एल्स लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब आपको क्या करना है। कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको क्या प्रिंट करना है, ऑड नंबर, ठीक है। देखिए ऑड नंबर आ गया। तो इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक एल्स इफ के अलावा आपका ये भी होता है। अभी तो आपकी केवल एक कंडीशन थी कि एक कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद फिर वो फॉल्स हो गई तो आपने दूसरा लिख दिया। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है, तब फिर आप कैसे करेंगे, वो देखने के लिए आपको एल्स इफ का यूज करना होता है। एल्स इफ का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, और मेरे को ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, इफ $a इज ग्रेटर देन 10। तो आपने लिखा यहाँ पर $a प्लस इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। एल्स इफ, अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर चेक करिए कि कंडीशन लगा के $a इज लेस देन 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इको $a प्लस इज लेस देन, एल्स इको $a is तो चला लेते हैं फिर। सिंटेक्स एरर, ठीक है। ये अब आपका चल गया। अब ये चला कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जब आपको नेक्स्ट कई सारी कंडीशंस एक साथ लगानी होती हैं, तब आपके साथ क्या है कि इसमें सबसे पहले इफ में आके कंडीशन चेक करी, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसको एल्स इफ मिला। एल्स इफ मिला का मतलब है कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, लेकिन अब उस पर एक और कंडीशन चेक करनी है उसी पर। तो उसने एक दूसरी कंडीशन चेक करी। अब जब दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तब फिर उसको उसने बोला कि जब ये दोनों कंडीशन हो गई तब ये काम कर दो। अब उसको तीसरी बार कंडीशन नहीं चेक करनी है, उसको ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाए तब क्या करना है, उसको हमने ये बता दिया। तो पहला तरीका था कि एक कंडीशन चेक हुई, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक हुई, और दूसरी के बाद तीसरी कंडीशन चेक हुई। पर दूसरी कंडीशन चेक कब हुई है, जब पहली फॉल्स हो गई है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है और वो आपस में इंडिपेंडेंट है, तब आपको इसकी जरूरत नहीं है, तब आप कई सारे इफ लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरी कंडीशन तभी चेक हो जब पहली आ जाए, जब पहली आपकी फॉल्स हो जाए तब। जैसे अगर आप 9 लिखते हैं, अगर यहाँ पे
तो 9 इज लेस देन 10 प्रिंट होगा, यानी कि ये केवल यहीं तक चलेगा, ना तो ऊपर का ये ब्लॉक चला और ना ये ब्लॉक चला, क्योंकि ये फॉल्स हुई कंडीशन, सीधे उसने ये कंडीशन चेक करी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका जो ब्रेस के अंदर कोड लिखा था ब्लॉक वो चला और ये एल्स वाला नहीं चला। अगर आप इसकी जगह पे 11 लिख देंगे, ठीक है, तो केवल पहली कंडीशन चलेगी और बाकी की नहीं चेक होंगी। तो इस तरीके से इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट पीएचपी में यूज होते हैं, ठीक है। लूप देखते हैं। इसके अलावा हम स्विच केस स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, बहुत सारी ज्यादा कंडीशन है, तब आप स्विच केस का यूज भी कर सकते हैं। स्विच केस के साथ ऐसा है काम करने का, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है $a इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ इसमें कोई नंबर है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये जो नंबर है उसके हिसाब से जो आपका वीकडे है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच लिखिए। अब उसमें 7 कंडीशन बनेंगी, तो आप 7 की 7 कंडीशन लिखने की जगह क्या करिए कि केस 1, ठीक है, इको संडे, ठीक है, एंड ब्रेक, केस 2 इको मंडे ब्रेक, डिफॉल्ट इको only 7 days, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश। देखिए देयर इज ओनली 7 डेज प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने केवल 1 और 2 के लिए कंडीशन लिखी थी, 3 के लिए कंडीशन नहीं लिखी थी, मैंने ए में 3 प्रिंट किया। ऐसे आप 7 की कंडीशन लिख सकते हैं और वो चला सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ए की वैल्यू जो है वो स्विच में पास होगी। अब ये स्विच की वैल्यू यहाँ केस के आगे जो लिखा है उससे कंपेयर होगी। अगर 1 है तो संडे प्रिंट होगा। देन ब्रेक, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक का मतलब है कि ये जिस ब्रेस के अंदर लिखा हुआ है, यानी जिस ब्लॉक के अंदर का कोड है उससे जस्ट बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी लाइन के इस ब्रैकेट की लाइन के बाहर, ब्रैकेट नहीं ब्रेस की लाइन के बाहर अगर मैं कुछ प्रिंट करता हूँ तो सीधे वो प्रिंट होगा, वो कोड चलेगा, ठीक है, ये कोड चलेगा। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक आपका स्विच केस में तो यूज होता ही है, इसके अलावा ब्रेक आपका फॉर लूप वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। जब आप कोड करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए सीधे बाहर आ गया। सीधे बाहर आने की वजह यही है कि जहां पर भी ब्रेक लग जाता है ना, ब्रेक लगने का मतलब है कि वो उस ब्लॉक से ही बाहर आ गया, ठीक है। अभी मैं 1 लिख दूं तो संडे के बाद सीधे हरे कृष्णा प्रिंट कर देगा, ठीक है।
ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये पहला वाला ही क्यों चल रहा है ब्रेक। इस ब्रेक की वजह से वो बाहर तो आया, लेकिन उसकी एक रीजन ये भी है कि अगर आप यहाँ पे ये ब्रेक नहीं लगाते तब पता है ये क्या करता कि केस 1 के अंदर जाता, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट करता, ब्रेक नहीं होता तो ये कोड के बाहर नहीं जाता बल्कि आगे के केसेस भी चेक करता जाता कि क्या केस 2 सही है, क्या केस 3 सही है, और ऐसे करता हुआ रहता। ठीक है, तो ये आपका कोड अननेसेसरी चलता। ठीक है, अननेसेसरी चलने का मतलब है कि वो कंडीशन जो आपको चेक करवानी ही नहीं है वो चेक होती रहती है। अब आप देखिए ये चला है ना, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। केस 2 एंड डिफॉल्ट सबके आगे ब्रेक लगा। ये देखिए, संडे मंडे देयर इज ओनली 7 डेज, हरे कृष्णा सब प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? उसने देखा ए की वैल्यू जब आए 1 हो तो प्रिंट करो, उसने प्रिंट किया। ठीक है, फिर ब्रेक तो था नहीं, अब कंडीशन उसके लिए ट्रू हो गई, यानी एक बार कंडीशन ट्रू हो गई मतलब ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो बस क्योंकि आपने ब्रेक नहीं किया है तो उसके लिए नीचे सब कुछ ट्रू हो चुका है। अब तब वो सब में जाएगा और सब कुछ चलाएगा, वो चीज है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं तो देखिए केवल मंडे प्रिंट हो रहा है, संडे नहीं प्रिंट हुआ, मंडे के आगे सब कुछ प्रिंट हुआ। तो केस 1 आया, कंडीशन फॉल्स, तो अभी स्विच के लिए कंडीशन फॉल्स है, लेकिन जब 2 आया कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने मंडे प्रिंट किया। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है और आपने ब्रेक से उस कोड को बाहर नहीं भेजा है, तो अब आगे उसको जितने भी केसेस मिलेंगे उन सबके लिए उसकी कंडीशन ट्रू है और वो सबको प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक का यूज होता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आप ब्रेक का आपको अच्छा खासा यूज मिलेगा जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे या नॉर्मल भी जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको ब्रेक यूज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लूप पे चलते हैं। पीएचपी में लूप बाकी लैंग्वेजेस की तरीके से ही होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच। शायद हमने ये डिस्कस किया था कि वाइल क्या करता है, डू वाइल क्या करता है, फॉर क्या करता है, फॉर ईच क्या करता है। ठीक है, शायद फॉर ईच नहीं किया था पर फॉर लूप तक किया था, कैसे चलता है वो भी हमने डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको फॉर ला के दिखा देता हूँ, जिसको नहीं याद हो। लूप का मतलब होता है कि आपको ऐसा काम जो रिपीट में करवाना है। ठीक है, देखिए अब ये बार बार प्रिंट होता चला जा रहा है।
तो ये लूप कैसे काम करता है, ये लूप ऐसे काम करता है कि इसमें सबसे पहले इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखाया था। फॉर लूप चलाने के लिए जनरली फॉर लूप ही यूज होता है, ठीक है। वाइल भी यूज हो जाता है, पर फॉर ही ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का काउंटर होता है, एक आपकी टेस्टिंग की कंडीशन होती है और आपको काउंटर बढ़ाना है कि लूप कितनी बार चल चुका है, और उसके बाद आप ब्रैकेट्स में ये लिखते हैं कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इटरेशन, यानी कि हर इटरेशन में क्या कोड चलना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आई एक ये हमारा काउंटर है लूप को चलाने के लिए, मैंने उसको 1 उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी, उसको मैंने तब तक चेक करते जाना है, इस लूप को तब तक चलाना है जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। ये कंडीशन ट्रू का मतलब कि जब तक आई की वैल्यू ए से कम या बराबर नहीं हो रहती है तभी तक आपको ये लूप चलाना है। जैसे ही आई की वैल्यू ए से बड़ी हो जाए आपको ये लूप रोक देना है, और हर बार चल जाने के बाद आई को 1 से बढ़ा देना है, आई की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड +1 कर देना है। इस तरीके से करते करते मैंने हरे कृष्णा और आई प्रिंट कराया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है उसमें हरे कृष्णा के बाद आई की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुई, जब 11 हो गई होगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक बार ब्रेक का एग्जांपल और देख लेते हैं कि इफ $i इक्वल टू 5, ठीक है, तब ब्रेक कर दो। अभी मैंने क्या कंडीशन लगाई कि अगर $i 5 है तो ब्रेक फोर के लिए फॉल्स हो रही थी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से क्या हुआ, लूप के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये ब्रेक का यूज है। इसके अलावा हम फॉर ईच लूप भी चला सकते हैं। फॉर ईच आप बस एक लिखने का एक तरीके से कह सकते हैं कि तरीका है, अगर आप ना चाहें तो आप फॉर का यूज करके भी फॉर ईच का काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच बेसिकली एरे को एक्सेस करने के लिए होता है। मान लीजिए कि हमने लिखा $color, सिंटेक्स देख लेते हैं, एरे, और इसके एरे के अंदर हमने कई सारे कलर डाल दिए, ग्रीन, ब्लू, और आपने फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच करने के बाद आपने लिखा $color एज $values, ठीक है। ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपको इसको चलाने के लिए वो काउंटर और एरे जैसे हमने देखा था कि वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, उन सब की जरूरत नहीं पड़ी है। आपने बस एक जो एरे थी उसको बता दिया कि आपको इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, और एज वैल्यू यानी कि हर एक एलिमेंट को आपको वैल्यू मानना है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू मानेंगे तो अंदर देखिए जब मैंने लूप चलाया है इको तो वहां पे वैल्यू लिया है, तो हर एरे का एलिमेंट एज अ वैल्यू आपको फॉर ईच लूप के थ्रू मिलता जा रहा है और आप उसको प्रिंट कराते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका लूप चलता है, ठीक है। फॉर एंड फॉर ईच देख लिया हमने। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं।
कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस मैंने जैसा डिस्कस किया था आपके जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कि आपका एक ऐसा कोड या ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो केवल एक स्पेसिफिक काम करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, उसे फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन का यूज है कोड को मॉड्यूलर बनाना और कोड को रीयूजेबल बनाना। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है या आपको मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, और अगर आपको अपने कोड में 10 जगह सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है और आप अगर उसका फॉर्मूला 10 जगह लिखते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मान लीजिए चेंज हो जाता है, आप किसी और कंट्री में आपकी वेबसाइट चलने लगी, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेंज हो गया, तो आपको 10 जगह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपके कोड को मेंटेन करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस के लिए आप फंक्शन बनाते हैं कि एक काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, और हर जगह जहाँ पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालनी थी आपने उस फंक्शन को यूज़ कर लिया। उस फंक्शन को यूज़ करने से क्या होगा कि एक तो आपको हर जगह सिंपल इंटरेस्ट का कोड नहीं लिखना पड़ा, एक जगह कोड लिखा है वो सब जगह यूज हो जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कभी भी उस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में चेंज करना है तो आपको केवल उस कोड में जो फंक्शन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का कोड लिखा है केवल वहां चेंज करना है, बाकी सब जगह वो फंक्शन यूज होगा तो वो चेंज जो है वो वहाँ पे अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ही पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है या बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है तो आप उसमें कई सारे काम करेंगे, तो आप सारे कामों के लिए क्या करिए कि एक एक काम के लिए एक एक फंक्शन बना लीजिए और उन फंक्शन को कॉल कर लीजिए। इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड समझ में आने लगता है। ठीक है, पीएचपी में बाकी लैंग्वेजेस की तरीके से ही दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो पीएचपी के डेवलपर्स ने, यानी जिन्होंने पीएचपी बनाई है, उन्होंने पहले से बना के दिए हैं और ये पीएचपी के साथ आते हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़े फंक्शंस को देखेंगे अगर टाइम बच जाएगा आज तो, कि कुछ फंक्शंस कैसे काम करते हैं। उसके अलावा यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो फंक्शन आप पीएचपी को यूज करके अगर कुछ अपना डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं या स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तब फिर आप उसमें यूजर जो डिफाइन करता है उन फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। लेकिन फंक्शंस अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते, इन फंक्शंस को आपको कॉल करना पड़ता है, ये तब एग्जीक्यूट होते हैं। फंक्शन लिखने का तरीका ये है कि आप फंक्शन नाम लिखिए, फंक्शन पहले फंक्शन कीवर्ड यूज करिए, फिर फंक्शन को अपने एक नाम दीजिए, देन फिर कोड लिखिए। ठीक है, इसको हम बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही जो है कलर्स वाला, ये मैंने एक फंक्शन में लिख दूं, अगर मैं मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ प्रिंट कलर्स, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये पूरा कोड लिख देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि आपने एक फंक्शन बना दिया जो कलर्स को प्रिंट कर सकता है, लेकिन आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब आप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे इस लाइन में इस फंक्शन को कॉल किया है।
फंक्शन को कॉल कर लेने से ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और चल गया, ठीक है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। अब आप इसमें वैल्यू में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये तो एरे के अंदर लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने कोड के अंदर ही कोड में एरे बनाता हूँ और इस एरे को पास करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कलेक्ट कर लिया एज ए नाम से, ठीक है। अब आप देखिए फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि ए क्या है, ठीक है, पर मैंने ये अज्यूम करके अंदर का कोड लिखा है कि ए जो है वो एक एरे आ रही है, ठीक है। उसमें जो भी एरे आएगी उसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो प्रिंट करे। वहां से मैंने फंक्शन को कॉल करने के लिए कलर को जो है पास किया है वहां से। कलर वेरिएबल की स्पेलिंग। स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चल जाएगा। अब मुझे इसमें आपको जो बताना था वो स्ट्रिक्ट टाइप बताना था, इसके लिए मैंने एग्जांपल नोट करके रखा था। देखिए अभी क्या होता है आपका, हमने ये देखा ना कि पीएचपी में आपका ये था कि डेटा टाइप नहीं पता चलते हैं। डेटा टाइप आप नई वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम बताते हैं। जैसे अब यहाँ पे एरे था तो उसने ये नहीं बताया कि ये एरे गई है, यहाँ पे कुछ भी जा सकता था, ठीक है, और वो उसको एरे की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता। तो देखिए आपको ये वाला एग्जांपल जो मैंने इसमें लिखा था, इसको चलाने के भी हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये एक फंक्शन है ऐड नंबर्स करके, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये माना है कि एक इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल आएंगे, एक ए आएगा एक बी आएगा, अगर आप स्पेसिफिकली बता देते हैं तो, ठीक है। और लेकिन जब इसने कॉल किया तो कैसे किया, एक इंटीजर पास किया है और एक स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है। और मैं इस लाइन को हटा देता हूँ अभी के लिए। अब आप देखिएगा ये वाली लाइन भी कमेंट कर दें। ये किसका है? अच्छा ये फंक्शन, आप सबलाइम में कोड लिखिएगा, मैं जी एडिट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा सूडो से है तो सिंटेक्स का इतना पता नहीं चल रहा है लिखने में। आप सबलाइम में लिखेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से बताएगा। यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करते हैं। फिर से कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरी बात कहाँ गई है?
देखिए कि जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे थे तो कोड नहीं चल रहा था, ठीक है। तो वो कोड नहीं चल रहा था क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इंटीजर ले रहा था। स्ट्रिक्ट टाइप शायद पहले से इनेबल है इस वजह से, ठीक है। बाकी स्ट्रिक्ट टाइप अगर इनेबल ना हो तो उसको इनेबल करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है PHP में, जिसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट टाइप जो है वो ट्रू है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिक्ट टाइप्स 1 है, वैसे एरर तब भी आई थी जब हमने दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया था। देखिए 500 एरर आ रही है। ये जो 500 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एरर कोड क्या होते हैं हम अगर टाइम मिला तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा फंक्शन हो गए, हो गया सुपर ग्लोबल्स। देखिए जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिस्कस किए थे जिनका स्कोप था कि फंक्शन लेवल स्कोप था, ग्लोबल स्कोप था, ठीक है। और कैसे हमने वहाँ पे स्कोप को कंट्रोल किया था, ब्लॉक लेवल स्कोप बनाया था, ठीक है। वैसे ही PHP में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें सुपर ग्लोबल्स कहा जाता है। यानी कि PHP ने ये खुद ने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो सुपर ग्लोबल है, यानी कि ये पूरे आपके वेबसाइट में यानी पूरे आपके प्रोजेक्ट में ये हर समय अवेलेबल रहेंगे। आप इनको किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स का नाम मैंने लिखा हुआ है जो सुपर ग्लोबल्स हैं। केवल इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं। जैसे डॉलर ग्लोबल्स है, ये नॉर्मल आपका क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए है। फिर आप देखेंगे अंडरस्कोर सर्वर लिखा हुआ है, ये वेरिएबल बेसिकली सर्वर की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि सर्वर का जो होस्ट है वो क्या है, यूजर एजेंट क्या है, फायरफॉक्स से आ रहा है या क्रोम पे चल रहा है, ये सारी चीजें हैं। रिक्वेस्ट पोस्ट एंड गेट, रिक्वेस्ट पोस्ट एंड गेट बेसिकली आपका फॉर्म से या यूजर का किया हुआ जो डेटा इनपुट है या उधर से जो डेटा सेंड होके आया है किसी रिक्वेस्ट में, उसको एक्सेस करने के लिए है, ठीक है। पोस्ट और गेट के अलग अलग तरीके होते हैं। गेट में आपका URL में लग के डेटा आता है, पोस्ट में दूसरे तरीके से पैकेट में डेटा आता है, ठीक है। ये सारी चीजें ये जो हैं पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट, और बेसिकली सर्वर, इसका तो यूज आपको पड़ेगा जब हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे तब आपका आएगा। फिर फाइल्स है, ये फाइल्स पे काम करने के लिए काम आता है, फाइल पॉइंटर वगैरह को एक्सेस करने के लिए। अगर आपने सी में फाइल पॉइंटर वगैरह समझा पढ़ा हो तो ये PHP में भी वैसे ही होता है, तो वो काम आता है। कुकीज़ का हमने बात करी थी, तो कुकीज़ को कैसे एक्सेस करना है, कैसे सेव करना है, उसके लिए कुकी ग्लोबल वेरिएबल रहता है। सेशन बनाने के काम आता है। सेशन आप अगर समझें, कभी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो होता ये है कि एक सेशन बनता है। जैसे आप क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है ना, एक दिन में 3 सेशन होते हैं, तो एक टाइम पीरियड होता है सेशन, मतलब कि आपको उतनी टाइम ही खेलना है। ऐसे ही जावा में या जब भी आपका वेब डेवलपमेंट होता है वहाँ पे सेशन बनते हैं। सर्वर पर एक यूजर को एक टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। उतनी देर तक अगर वो बार बार अगर वो एक्टिव है तो वो सेशन रिफ्रेश होके बढ़ता रहता है। अगर एक लिमिट के बाद यूजर एक्सेस करना बंद कर देता है, ठीक है, तब फिर वो सेशन टाइम आउट हो जाता है और सेशन बंद हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको एक वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, और आप उसको चलाते रहिए आधा घंटा 1 घंटा, तो नॉर्मली चलती रहेगी, तो आपका सेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के चले जाएं एक घंटे के लिए, और मान लीजिए कुकीज सेव नहीं हो रही हैं और आपने उस पर लॉगिन नहीं किया था, ठीक है, आपने लॉगिन नहीं किया था, तब आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए या 1-2 मिनट के लिए छोड़ के जाते हैं और वापस तो साइट पे आ जाते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वो सेशन के थ्रू होती है कि आपका सेशन अगर एक लेवल तक आप इनएक्टिव हैं उस साइट पे, तब आपका सेशन जो आपके लिए सर्वर पे रिसोर्सेज अलॉटेड थे, ये रिसोर्सेज इस
यूजर को सर्व कर रहे हैं वो रिसोर्सेज आपका सेशन टाइम आउट हो जाने पे फ्री कर दिए जाते हैं। और अगर आपका सेशन बार बार रिफ्रेश हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो रिसोर्सेज आपको ही अलॉट रहते हैं, क्योंकि बेसिकली सर्वर एक मशीन है, वहाँ पे डिस्क होगी, वहाँ पर नेटवर्क होगा, वहाँ पे बैंडविड्थ होगी, तो वो आपको मिलनी चाहिए, तभी आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जब आपका सेशन ये चेक करने के लिए कि यूजर अब एक्टिव नहीं है, उसके लिए सेशन बनाया जाता है। सेशन भी हम लोग यूज करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट में, जब अभी हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो जब आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा, तब फिर वो रिसोर्सेज फ्री कर दिए जाते हैं। तो ये सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनमें से हम गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट और सेशन और शायद सर्वर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूड एंड रिक्वायर कीवर्ड है। बेसिकली आपने जब सी में कोड लिखा होगा, तब आपने देखा होगा कि आप ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, या C++ में आप लिखते हैं bit/std++.h fstream.h, ठीक है, iostream.h। तो ये क्या होता है कि पहले से बनी हुई हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए होता है। उसी तरीके से इंक्लूड एंड रिक्वायर भी PHP में होते हैं, जो दूसरी बनी हुई PHP फाइल को इस वाली PHP फाइल में एक्सेस करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कार बनाई, ठीक है, एक कार के लिए आपने एक PHP की फाइल बनाई, तो कार के फंक्शन क्या है, एक्सेलरेट होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, और उसमें आप क्या कहते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, एसी चला सकते हैं, उसके गेट ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। लेकिन अगर आप उसमें इंजन के अब कार में इंजन भी होगा, आपने अपने कार के अंदर इंजन बनाया, लेकिन आप क्या करेंगे, कार अलग है, इंजन अलग है। इंजन क्या होता है कि मल्टीपल कार में लग सकता है, तो आप क्या करेंगे कि इंजन का कोड अलग फाइल में लिखेंगे और कार का कोड अलग फाइल में लिखेंगे। लेकिन आपको जब इंजन अपने कार में ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को अपने कोड में ऐड कर लेंगे। तो कोड में जब आप उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो जो भी इंजन वाला कोड है वो आप अपनी कार की फाइल से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है मैंने, इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ वन PHP फाइल इनटू अनदर PHP फाइल। सर्वर के एग्जीक्यूट होने से पहले ही, सर्वर पर जब वो PHP की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसके पहले आप जहाँ पे रिक्वायर या इंक्लूड लगाते हैं, वहां पर फाइल आपकी इंक्लूड होती है। तो फाइल इंक्लूड करने के दो तरीके हैं, इंक्लूड एंड रिक्वायर स्टेटमेंट के थ्रू। इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है, एक ही काम को करने के लिए दो कीवर्ड क्यों हैं। इंक्लूड से क्या होगा कि अगर आपने कोई ऐसी फाइल लगाई जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी आपने फाइल बनाई नहीं लेकिन उस नाम की फाइल आपने लगा दी, इंक्लूड कर दिया, या आपने लगा दी और किसी ने फाइल डिलीट कर दी, ठीक है, तो अगर आपने इंक्लूड कीवर्ड का यूज करके कोई फाइल ऐड करी है और उसको फाइल नहीं मिलती है उस लोकेशन पे जहाँ पे के लिए आपने फाइल लगाई है, तो आपका कोड फटता नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका कोड चलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि आपकी वेब एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। आपकी एप्लीकेशन बिना उस फाइल के चलती रहेगी। अगर आपने जहाँ पे उस फाइल को यूज किया है वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगी, बाकी आपकी एप्लीकेशन एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन रिक्वायर के साथ ऐसा है कि अगर आपने कोई फाइल ऐड करी अपनी PHP फाइल में और वो फाइल उसको नहीं मिलती है, वो तब क्या होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को अप ही नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन क्रैश होके बंद हो जाएगी। तो रिक्वायर आप कीवर्ड तब यूज करते हैं जब आपको ऐसी फाइल्स लगानी है जिनके बिना आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन चले ही नहीं। और इंक्लूड आप ऐसी फाइल्स के साथ यूज करते हैं जिनके साथ आप ये चाहते हैं कि अगर ये फाइल ना भी मिले तो भी कम से कम मेरी एप्लीकेशन तो चल जाए। तो जब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल नहीं होती वो इंक्लूड से, और जो मैंडेटरी फाइल्स होती हैं वो आपको रिक्वायर के थ्रू लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा हम फाइल के अलावा इसमें के अलावा फॉर्म हैंडलिंग भी है और MySQL से कनेक्शन है, एजेक्स कॉल है, ये सब जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तब सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग भी तभी सीख लेंगे, मैं जल्दी से क्लास एंड ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, जावा में हमने ये डिस्कस किया था कि क्लास क्या होती है। क्लास बेसिकली एक आपका ब्लूप्रिंट होता है किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का, और ऑब्जेक्ट आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है बेसिकली।
ऑब्जेक्ट आप बनाते क्लास से ही हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको एक कार बनानी है, ठीक है, तो आप सब कार में कॉमन क्या क्या होगा, 4 व्हील्स होंगी, एक ब्रेक होगा, एक एक्सीलरेटर होगा, एक स्टीयरिंग होगी, 4 सीट होंगी या 2 सीट होंगी मान लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन 4 व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग होगी तभी कार चल पाएगी, ठीक है। तब आपने क्या किया कि एक कार का क्लास बना ली, यानी आपने कार का प्रोटोटाइप बना लिया या एक टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मेट है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप इससे अलग अलग कार बना सकते हैं। अब आप इससे होंडा की भी कार बना सकते हैं, आप इससे मारुति की भी कार बना सकते हैं, आप इससे महिंद्रा की भी कार बना सकते हैं, जो मॉडल चाहें वैसा मॉडल बना सकते हैं, जिसमें ब्रेक की कैपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेटर क्या करेगा आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप व्हील्स की क्या उसका डायमीटर होगा, क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अलग अलग उसके लिए बना सकते हैं, अलग अलग कार के लिए, लेकिन टेम्पलेट सबका एक जैसा होगा। तो जो आप अलग अलग जो कार बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और जो आप जिस फॉर्मेट का यूज करके बना रहे हैं, जिस टेम्पलेट का यूज करके बना रहे हैं वो क्लास है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर ये हाईलाइट हो जाता है तो देख लेते हैं। देखिए ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। अब इस यहाँ पे एक फ्रूट क्लास बनी है, ठीक है। फ्रूट क्लास में, अच्छा किसी क्लास में क्या दो चीजें होती हैं, जिन्होंने जावा पढ़ा था उनको याद होगा, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक है। वैसे ही पीएचपी में भी क्या है कि उस क्लास के अपने वेरिएबल होते हैं और उस क्लास के अपने फंक्शंस होते हैं, जिन्हें मेथड्स बोला जाता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई कार होती तो यहाँ पे क्या होता, व्हील होता, एक्सेलरेटर व्हील होता, और आपका ये मान लीजिए कि ब्रेक वगैरह होता। फंक्शन क्या होते हैं कि एक्सेलरेट करो, डिसेलरेट करो, ब्रेक अप्लाई करो, ब्रेक रिमूव करो, ऐसे करके आप बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं इसमें। जैसे अगर आप इस फ्रूट क्लास में देखें तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक नेम है और एक कलर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 4 मेथड लिखे हुए हैं, गेट नेम, गेट नेम और सेट नेम, सेट कलर और गेट कलर। अब इसका यूज क्या है कि गेट नेम क्या करेगा कि आपको फ्रूट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसका नाम रिटर्न करके देगा, और सेट नेम क्या करेगा, इस नेम के अंदर अभी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, जब आप नया फ्रूट बनाएंगे तब उसमें ये वैल्यू को सेट करेगा, ठीक है। आप नीचे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या बना है, मैंने ये क्लास थी फ्रूट नाम की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एप्पल एक फ्रूट बनाया, और उस एप्पल के लिए मैंने सबसे पहले सेट किया उसका नाम कि ये एप्पल है, और मैंने यहाँ पे उसका कलर सेट किया रेड है, ठीक है, ये इन दोनों लाइनों में। तो एप्पल से, अब इसको चलाने का तरीका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू, ये होता है रेफरेंस ऑपरेटर, ये जो एरो की तरह आपने लिखा है, इस रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू आप उसके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट हुआ, तो आपने एप्पल पास किया तो वो नेम में गया और उस एप्पल के लिए वो सेव हो गया। बेसिकली क्लास केवल एक टेम्पलेट है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मेमोरी ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप न्यू, क्लास का नाम, ब्रैकेट्स लिख दीजिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया एप्पल। आप इसमें क्या करिए कि एक, आप इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ हमने एप्पल बनाया है, आप मैंगो बना सकते हैं, पाइनएप्पल बना सकते हैं, गुआवा बना सकते हैं, जो आप चाहें वैसे बना सकते हैं। जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनको उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, और सबके लिए अलग अलग सेट नेम और सेट कलर एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने जावा की क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो भी एक फंक्शन होता है, लेकिन वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको क्या था कि आपने एप्पल बनाया था यहाँ पे, और इस एप्पल के कुछ भी नाम और कलर सेट नहीं था, क्योंकि आपके क्लास जो फ्रूट है उसमें कुछ भी नाम और कलर सेट नहीं है, वह आप फंक्शन के थ्रू सेट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने, अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करते, ठीक है,
तो यहाँ पे इसको अगर आप ये दो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करते 165 और 166, तब क्या होता है कि जब आप एप्पल का गेट नेम और गेट कलर चलाते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि उनमें कुछ सेव नहीं है। तो जब आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाए अपने आप ही, तब आप क्या करते हैं कि वहां पर आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए और वो आपके अपने तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने के काम आ जाता है। अब आप यहाँ पे कर दीजिए कि डॉलर दिस, ठीक है, नेम इक्वल टू डॉलर नेम, डॉलर दिस कलर इक्वल टू डॉलर कलर। अब ये जो नेम और ये कलर हैं ये यहाँ से कॉल होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं अब लिख दूं डॉलर एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट और यहाँ पे लिख दूं मैं एप्पल कॉमा रेड, ठीक है, तब फिर मेरे को इन दोनों लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे होगा ये कि आपका जो एप्पल का है वो ये नेम में जाएगा, कलर जो है वो यहाँ जाएगा, और दिस का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है उसके लिए। तो दिस का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट बना है, यानी न्यू फ्रूट बना, तो उसी ऑब्जेक्ट के नेम एंड कलर, दिस डॉट नेम यानी कि ये वाला नाम, दिस डॉट कलर यानी कि ये वाला कलर, और ये जो आगे डॉलर नेम और कलर लिखे हैं वो ये जो आर्ग्यूमेंट में पास हुए हैं वो, और इससे एक आपका एप्पल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट के अलावा एक आपका डिस्ट्रक्ट भी होता है, ठीक है। वो हम लोग अभी तो क्लास बाहर चली गई टाइम से, ठीक है। एक आपका फंक्शन डिस्ट्रक्ट भी होता है। ये तब जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, मर रहा है, यानी उसको मेमोरी से हटाया जा रहा है, तब अगर आप चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है या मर रहा है तब भी कुछ आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उस केसेस के लिए होता है। इसका यूज कहाँ पे होगा वो सब हम लोग चीज देखेंगे कि जब वेबसाइट बंद हो रही है तो आप सेशन को क्लोज कर दीजिए, या किसी फाइल का यूज खत्म हो गया है तो उस फाइल को क्लोज कर दीजिए। तो ये सारी चीजों के लिए डिस्ट्रक्ट का यूज होता है। जब यूज आएगा तब हम लोग ये सारी चीजें करके देखेंगे। आज हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को आप रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप रिवाइज कर लेंगे तब फिर कल से जब आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ने आज क्लास नहीं पढ़ा, कंस्ट्रक्ट नहीं पढ़ा, तो फिर जब मैं कल कोड में क्लास या कंस्ट्रक्ट लिखूंगा तब फिर आपको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे चल रहा है। तो जब मैं कोड लिख रहा हूँ तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा जा रहा है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इफ एल्स पढ़ लीजिएगा, फॉर लूप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लासेस पढ़ लीजिएगा, वेरिएबल पढ़ लीजिएगा, इको, प्रिंटर, ये सब पढ़ लीजिए, फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें फाइल है, जिसमें आपका माइस्क्ल से कनेक्टिविटी है, जिसमें एजेक्स कॉल है, जिसमें जेसॉन है, ये सारी चीज़ें जब हम आगे डेवलपमेंट करेंगे तब उसके साथ साथ सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे को बता दीजिए जल्दी से। किसी को कोई डाउट है? सर एक्सक्यूज मी। हाँ बताइए। सर एक बार हमने जो फंक्शन कॉल किया था तो वहां पर हमने फंक्शन के अंदर ही इंट डॉलर ए और इंट डॉलर बी लिखा था, तो वो इंट का क्या यूज आ रहा है जबकि ये मतलब वो इंट, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है। हाँ, इंट का यूज जो आपको आ रहा था वो आपने देखा था। हाँ, यहाँ से कोड हट गया। इंट का यूज आ रहा था, अगर आप देखें तो कोड में एरर आने लगी थी उसके बाद। जब आप वो कोड देख रहे थे, ये देखिए, यस। इसमें क्या हो रहा था कि जब मैंने यहाँ पे जब वो एरे वाला कोड चलाया था, जब मैंने ये एरे वाला कोड चलाया था, तब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया था कि जो है ए एक एरे होगी, यस ठीक सर। है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी पास करता तो उसको भले ही मैंने अंदर एरे की तरह ट्रीट किया है, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं पता था, तो यहाँ पे कुछ भी पास किया जा सकता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे इंट आएगा, तब क्या है कि जब मैं यहाँ पे देखिए ऐड नंबर्स में 5 और 5 डेज पास कर रहा हूँ, ठीक है,
तब क्या हो रहा है कि एरर आने की वजह से जो है वो कोड बंद हो जा रहा था। देखिए ये इसीलिए ये बंद अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने 500 एरर आई है। 500 एरर का मतलब ये होता है कि सर्वर साइड पे कुछ कोड है जो फेल हो गया है, ठीक है, इंटरनल एरर बोलते हैं इसे। तो वो इंटरनल एरर वो इसी वजह से आई क्योंकि हम यहाँ पे मांग रहे थे इंटीजर, उसने भेजा स्ट्रिंग को, ठीक है। वही स्ट्रिंग टाइप इनेबल करने का मतलब भी था। यहाँ देखिए कमेंट में लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इनेबल कर दिया जाए तो और 5 डेज इंटीजर नहीं है तो एक एरर आएगी। तो वो बेसिकली आपके फंक्शन को उसका यूज स्पेसिफिक करने के लिए, मान लीजिए कि कोई अपने कोड में ऐड नंबर्स में कुछ भी पास कर दे तो फिर उल्टे सीधे रिजल्ट आए, उससे उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसे लिख देते हैं कि आप टाइप बता देते हैं कि केवल इसी इसी तरह की चीज़ के लिए यूज़ करो, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? और ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज आप लोग PHP पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग MVC का यूज़ करेंगे और MVC का यूज़ करके कल से वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, और कल से लेके कम से कम 5 से 6 क्लासेस तक हम लगातार वेब डेवलपमेंट ही करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर। हेलो, काट के रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। हेलो हेलो, काट के